नमस्कार साथियों, आप सभी का अल्फा डिफेंस एकेडमी जोधपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन। सामान्य विज्ञान की आज की क्लास में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपके समस्थानिक, समभारिक एवं सम न्यूट्रॉनिक इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो लगभग आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाने वाला है, चाहे वो डिफेंस के एग्जाम हो, रेलवे के हो या एसएससी के एग्जाम हो, सब में इस टॉपिक को पूछा गया है और हमें इस टॉपिक के कंसेप्ट को समझना है। तो आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक होगा समस्थानिक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं आइसोटॉप। तो इसका जो इंग्लिश नाम है वो भी आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में जो ऑप्शन मिलते हैं क्वेश्चन में वो इसका इंग्लिश नाम आइसोटॉप से मिल सकता है। दूसरा हम पढ़ेंगे समभारिक। समभारिक जिसे इंग्लिश में बोला जाता है आइसोबार्स। तीसरा आपके सम न्यूट्रॉनिक, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है आइसोटॉन। तो इनके जो इंग्लिश वर्जन है वो भी आपको याद रखने हैं, क्योंकि परीक्षाओं में जो क्वेश्चन मिलता है उसके ऑप्शन में इसके इंग्लिश वर्जन सीधा मिल सकता है, आइसोबार्स, आइसोटॉप्स। तो हमें इनके हिंदी नाम के साथ साथ इनके जो इंग्लिश नाम है वो भी याद करने हैं। समस्थानिक को आइसोटॉप्स, समभारिक को आइसोबार और सम न्यूट्रॉनिक को आइसोटॉन्स कहते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं अपना पहला टॉपिक समस्थानिक, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं आइसोटॉप्स। इसके नाम से ही हम सब कुछ समझ लेंगे। नाम क्या इसका? समस्थानिक। समस्थानिक अर्थात स्थान क्या रहना चाहिए? समान रहना चाहिए। स्थान क्या रहना चाहिए? समान रहना चाहिए। बाकी कुछ भी बदल सकता है, लेकिन स्थान क्या रखना है? समान। जैसे आपके कार्बन परमाणु है, अगर हम कार्बन परमाणु की बात करें उसका परमाणु क्रमांक 6 है, अर्थात तो 6 नंबर पे आता है। तो हमें क्या करना है? उस कार्बन परमाणु का जो आपके स्थान है वो क्या रखना है? समान रखना है। कितने पे आता है? 6 पे। बाकी आप परमाणु बाहर है वो बदल सकते हो। तो ये जो आपके C6C12, 6C13, 6C14 ये तीनों हैं, एक दूसरे के समस्थानिक कहलाएंगे। क्यों? थोड़ा समझना। एक ही तत्व के वे परमाणु जिनमें आपके परमाणु क्रमांक, प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो, परंतु उनके परमाणु भार भिन्न भिन्न हो और उनमें न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हो। कितना आएंगे भाई न्यूट्रॉन? 12 में से 6 गए 6। पिछली क्लास में मैंने बताया कि न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालते हैं। 13 में से 6 गए कितना या 7, 14 में से 6 8। ये एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल के माध्यम से हम समस्थानिक की परिभाषा निकालेंगे। हमें सिर्फ और सिर्फ इतना समझना है कि समस्थानिक मतलब स्थान समान रहना चाहिए, अर्थात हम किसी भी परमाणु के समस्थानिक ले रहे हैं तो उसका स्थान समान रखना है। जैसे कार्बन है, कार्बन 6 नंबर पे आता है तो उसकी जो 6 नंबर है वो समान रखना है। बाकी आप ऊपर वाला चेंज कर दो, कोई बात नहीं, लेकिन हमें स्थान क्या रखना है? समान रखना है। जिससे हमने एग्जाम्पल लिखा 6C12, 6C13, 6C14। इसमें हमने बोला कि जो 3 चीजों को बताएगा पेज, P मतलब प्रोटॉनों की संख्या, E मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या, Z मतलब परमाणु क्रमांक।
जबकि ऊपर वाला जो चीज है वो इसके परमाणु भार को बता रहा है। इसका परमाणु भार 12, इसका परमाणु भार 13 और इसका परमाणु भार 14। इस फॉर्मूले में हम न्यूट्रॉनों की संख्या निकाल रहे हैं। इसमें 12 में 6 गया कितना 6, इसमें 13 में 6 गया कितना 7, इसमें 14 में 6 गया कितना 8। अब ये जो फॉर्मूला है हमारा, इससे हम इसकी परिभाषा निकालेंगे। थोड़ा समझ लेना, एक बार इसको थोड़ा सही कर लेते हैं। यहां पर मैं सीधा लिख रहा हूं, ये 6, ये 7 और ये 8। आप देखिए इन तीनों एग्जाम्पल में क्या समान है। आप बोलोगे कि एक तो सर तत्व समान है, कार्बन कार्बन कार्बन। दूसरा, प्रोटॉनों की संख्या समान है 6 6 6। तीसरा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है 6 6 6। चौथा, परमाणु क्रमांक जिसे हम परमाणु संख्या कहते हैं और जेड से प्रदेश करते हैं वो भी समान है 6 6 6। अब अलग क्या है? अलग है न्यूट्रॉनों की संख्या। पहले में 6 है, दूसरे में 7 है, तीसरे में 8 है। और अलग क्या है? आप बोलोगे सर परमाणु भार अलग है, इसका 12 है, इसका 13 है और इसका 14 है। और परमाणु भार को हम क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या कहते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं भाई? ए से प्रदर्शित करता है। अब इसकी परिभाषा बनेगी, मैं बोल रहा थोड़ा समझना। एक ही तत्व के वे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक, जिनमें प्रोटॉनों की संख्या, जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो, परंतु जिनमें आपके न्यूट्रॉनों की संख्या तथा द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार भिन्न भिन्न हो, वो एक दूसरे के समस्थानिक कहलाते हैं। बात समझ में आ गई क्या? तो चलिए मैं परिभाषा लिख रहा हूं इसकी। आपको एक और एग्जाम्पल के माध्यम से मैं बता रहा हूं, चलिए समझ में नहीं आया हो तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे क्लोरीन का ले रहे हैं, क्लोरीन 17 पे आता है। हम सबको पता है कि इसके समस्थानिक बनाने के लिए स्थान समान रखना है, अर्थात हम लिखेंगे 17Cl क्लोरीन। ये 35 और ये 37। चलिए आप देखिए इसमें समान क्या है? प्रोटॉनों की संख्या समान है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है और परमाणु क्रमांक जेड समान है। इसका भी 17 है और इसका भी 17, तीनों का मान। भिन्न भिन्न क्या है? भिन्न आपके एक तो परमाणु भार जिसे हम द्रव्यमान संख्या भी कहते हैं वो भिन्न है। इसकी 35 है और इसकी कितनी है? 37 है। फिर अलग अलग क्या है और क्या भिन्न? हम देखते हैं इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या 35 में से 17 गया, कितना है भाई? 18। इसमें 18 है और इसमें 37 में से 17 गया, कितना है भाई? 20। इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है? 18 और इसमें कितनी है? 20। तो हम बोलते हैं कि न्यूट्रॉनों की संख्या भी भिन्न भिन्न है। अब आपको इसकी परिभाषा समझ में आ जानी चाहिए कि एक ही तत्व के वे परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या और जिनका परमाणु क्रमांक समान हो परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या तथा द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, वे एक दूसरे के समस्थानिक कहलाते हैं, आइसोटॉप्स कहलाते हैं। इंग्लिश नाम भी याद करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे परिभाषा लिख रहा हूँ इसकी। एक ही तत्व के वे परमाणु, एक ही तत्व के वे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक, जिसे हम परमाणु संख्या जेड कहते हैं, कॉमा जिनमें प्रोटॉनों की संख्या कॉमा इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो परंतु जिनमें द्रव्यमान संख्या, जिसे हम परमाणु भार भी कहते हैं और इसे हम ए से प्रदर्शित करते हैं, तथा न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हो
वे परमाणु एक दूसरे के समस्थानिक कहलाएंगे, एक दूसरे के समस्थानिक कहलाएंगे। और समस्थानिक को इंग्लिश में बोलते हैं आइसोटॉप्स। इंग्लिश नेम भी याद कर लेना है, आप जब बार बार इसको यूज करोगे तो याद होगा। ये परिभाषा कहाँ यूज आएगी? कभी कभार प्रश्न में, क्वेश्चन में ये परिभाषा हूबहू दी जाती है और पूछा जाता क्या बोलेंगे। 3 ऑप्शन मिलेंगे, आइसोटॉप्स, आइसोबार, आइसोटॉन्स और एक सम इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉन भी मिल सकता है। तो इनमें से हमें परिभाषा को पढ़ना है और अपने एग्जाम्पल को याद कर लेना है कि इसमें कौन सा एग्जाम्पल सेट बैठेगा, उस हिसाब से आंसर देना। कभी गलत नहीं होगा, किसी भी एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ जाए कभी भी गलत नहीं होगा। चलिए, इसकी परिभाषा समझ में आ गई। अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा समझना, बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है और यहाँ से खूब सारे क्वेश्चन बनते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, 1H1, 1H2 और 1H3। इन तीनों में आप देखते हो कि तीनों में आपके प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या और उनका परमाणु क्रमांक समान है, 1 1 1। जबकि आपके द्रव्यमान संख्या पहले में 1 है, दूसरे में 2 है और तीसरे में 3 है, अर्थात हम कहेंगे कि द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न है। इसमें न्यूट्रॉन निकालो, 1 में से 1 गया 0, 2 में से 1 गया 1, 3 में से 1 गया 2। आप बोलोगे सर न्यूट्रॉनों की संख्या भी भिन्न भिन्न है, पहले में 0 न्यूट्रॉन है, दूसरे में 1 है और तीसरे में 2 इलेक्ट्रॉन है। ये बात भी आपको समझ में आ गई। अब थोड़ा समझना, हाइड्रोजन का ये जो समस्थानिक है इसको बोलते हैं प्रोटियम। क्या बोलते हैं भाई? प्रोटियम। इसको बोलते हैं ड्यूटीरियम और इसको बोलते हैं ट्राइटियम। और यही से क्वेश्चन बनता है कि हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा तत्व है जिसके समस्थानिकों के नाम हैं। एग्जाम में क्वेश्चन हो सकता है कि ऐसा कौन सा तत्व है जिसके समस्थानिकों के नाम है, उत्तर आएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा तत्व है जिसके समस्थानिकों के आइसोटॉप्स के नाम हैं। क्या क्या नाम है? 1H1 को हम प्रोटियम बोलेंगे, 1H2 को हम ड्यूटेरियम बोलेंगे और 1H3 को हम ट्राइटियम बोलेंगे। बात समझ में आ गई? तो ये क्वेश्चन बन सकता है, यहां पर मैं लिख रहा हूं, हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा तत्व है जिसके समस्थानिकों के नाम हैं। ठीक है, चलिए यहां से एक और क्वेश्चन बना लेते हैं। जो हाइड्रोजन का समस्थानिक है प्रोटियम, जिसे हम सामान्य हाइड्रोजन कहते हैं, 1H1, जिसमें आपका इसका परमाणु क्रमांक 1 है और द्रव्यमान संख्या 1 है, इसको हम लिखते हैं 1H1। इसको आप ध्यान से देखिए, अगर हम इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या निकालते हैं कितनी आएगी भाई? 1 में से 1 गया, कितना आया? 0। अर्थात हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या 0 है। एग्जाम में पूछा जा सकता है ऐसा कौन सा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या 0 हो, अर्थात न्यूट्रॉन रहित तत्व। इसको ऐसे भी बोल सकता है ना, न्यूट्रॉन रहित तत्व जिसमें न्यूट्रॉन क्या हो? 0। कौन सा भाई? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन की खोज किसने की भाई? हेनरी कैवेंडिश ने की। याद कर लो, अभी हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैवेंडिश। और हेनरी कैवेंडिश ने फिजिक्स में एक और चीज बताई जो हम गुरुत्वाकर्षण में पढ़ेंगे, गुरुत्वीय सार्वत्रिक स्थिरांक, जिसका मान 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। वो हम जब गुरुत्वाकर्षण पढ़ेंगे वहां पे बात करेंगे। लेकिन यहाँ से जोड़ सकते हैं कि हेनरी कैवेंडिश ने एक तो हाइड्रोजन की खोज की थी और दूसरा गुरुत्वीय सार्वत्रिक स्थिरांक का मान बताया था। यहाँ तक बात समझ में आ गई क्या? 2 बहुत ही अच्छे क्वेश्चन कि हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा तत्व है जिसके समस्थानिकों के नाम है, और दूसरा हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या 0 है, 0 है। ऐसा भी पूछा जा सकता है ऐसा कौन सा तत्व है जो न्यूट्रॉन रहित है, उत्तर आएगा हाइड्रोजन।
1H1 जिसे हम प्रोटियम भी कहते हैं। चलिए और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसी में एक और क्वेश्चन बनता है कि ऐसा कौन सा तत्व है जिसके सर्वाधिक समस्थानिक पाए जाते हैं। सबसे अधिक समस्थानिक वाला तत्व है, बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, डिफेंस के एग्जाम हो, रेलवे हो या एसएससी हो या राजस्थान से संबंधित जितनी भी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा हो, जैसे आपके राजस्थान पुलिस और राजपटवार, इन सब में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे अधिक समस्थानिक वाला तत्व है, सबसे अधिक समस्थानिक वाला तत्व है। उसका नाम है पोलोनियम। सबसे अधिक समस्थानिक वाला तत्व कौन सा है? पोलोनियम। आपके 84 PO 210। आप सिर्फ और सिर्फ इसका प्रतीक याद रख सकते हो PO, और अच्छी तरह पढ़ना तो फिर ऐसा याद रखो 84 PO 210। 84 इसका परमाणु क्रमांक है और 210 इसका परमाणु भार है, द्रव्यमान संख्या है। इसके कितने समस्थानिक है भाई? कितने समस्थानिक है? तो कहीं पर तो 27 लिख रखा है और कहीं पे 33 लिख रखा है, लेकिन यह पक्का है कि इसके सबसे अधिक समस्थानिक है। ये एकमात्र ऐसा तत्व है जिसके 27 या 33 समस्थानिक है। दोनों ऑप्शन में साथ में नहीं मिलेंगे। अगर 27 मिलता है 27 सही करना, 33 मिलता है तो 33 सही करना। यहाँ तक बात समझ में आई क्या? हमने ये पूरी की पूरी चीजें समस्थानिक के बारे में पढ़ी है, और समस्थानिक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आगे जो हम पढ़ेंगे आपके समभारिक और सम न्यूटनिक, उनकी परिभाषाओं से क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन इसमें प्रत्येक जगह क्वेश्चन छुपा हो। क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है इसकी परिभाषा से? क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा समस्थानिक है, और ऐसे एग्जाम्पल मिल सकता है। तो वही हमारा सिस्टम अपनाना है कि उसमें आप न्यूट्रॉनों की संख्या निकाल दीजिए, प्रोटॉनों की, इलेक्ट्रॉनों की, परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या निकाल दीजिए, फिर देखिए क्या समान है और क्या समान नहीं है, फिर उससे आपका आंसर आ जाएगा। तो एक बार इसको नोट कीजिए। और हाइड्रोजन के बारे में जो क्वेश्चन बनते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। हाइड्रोजन के तीनों समस्थानिकों के नाम याद रखने हैं। हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा तत्व है जिसके समस्थानिकों के नाम है, और हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या शून्य है, अर्थात न्यूट्रॉन रहित तत्व है। इस बात को ध्यान रखना। हाइड्रोजन की खोज याद रख सकते हो, हेनरी कैवेंडिश ने की थी। बाकी हाइड्रोजन के बारे में और जानकारी जब हम आपके धातु, अधातु और उपधातु टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां पर हाइड्रोजन को अलग से पढ़ेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है एग्जाम की दृष्टि से। तो चलिए एक बार इसको नोट कीजिए, फिर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। चलिए आपने नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मैं इसको रब कर रहा हूं। चलिए इस समस्थानिकों के उपयोग पढ़ते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम पूछ जा सकता है समस्थानिकों के उपयोग। तो एक यूरेनियम का समस्थानिक आता है, यूरेनियम 235। इसका उपयोग हम परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में करते हैं। परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में यूरेनियम का जो समस्थानिक है यूरेनियम 235, उसका उपयोग हम परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में करते हैं। परमाणु भट्टी क्या है? एक ऐसी भट्टी होती है जिसमें हम परमाणु ऊर्जा की सहायता से विद्युत ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें परमाणुओं का क्या कराया जाता है? विखंडन कराया जाता है। एक भारी
परमाणु को तोड़ा जाता है, जिससे जो ऊर्जा निकलती है उस ऊर्जा को हम परमाणु ऊर्जा कहते हैं, और उस परमाणु ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं, उसका यूज करते हैं। इस बात को समझना है तो परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में किसका उपयोग करते हैं भाई? यूरेनियम के समस्थानिक यूरेनियम 235 का करते हैं। इस बात को समझ लेना है। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं कि परमाणु भट्टी में मंदक के रूप में हम जो हाइड्रोजन का समस्थानिक है ड्यूटेरियम, इसका ऑक्साइड D2O भारी जल का उपयोग करते हैं। थोड़ा समझना इसको, बात को, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। भारी जल से संबंधित खूब सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हम थोड़े जो क्वेश्चन पूछ जाते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। बाकी जब हम हाइड्रोजन टॉपिक को पढ़ेंगे वहां पर उसको और विस्तार से पढ़ेंगे। हम क्या बोल रहे हैं कि परमाणु भट्टी में मंदक के रूप में, अभी मैं बताऊंगा मंदक क्या है। मंदक के रूप में आपके हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम, जिसे हम 1H2 बोलते थे, के ऑक्साइड, जिसे हम बोलते हैं D2O भारी जल का उपयोग किया जाता है। भारी जल का एग्जाम में अणुभार पूछा जाता है तो 20 होगा, और भारी जल की जो खोज है वो यूरे नामक वैज्ञानिक ने की। यूरे ने की भारी जल की खोज। किसने की भाई? यूरे ने की। और भारी जल D2O का जो अणुभार है वो कितना होगा? 20 होगा। ये 20 कैसे आया हम विस्तार से पढ़ेंगे जब हाइड्रोजन पढ़ेंगे, लेकिन एक बार इसको थोड़ा देख लो, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता। तो ये बात समझ में आई क्या कि हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम 1H2, जिसे हम D भी कह सकते हैं, कि ऑक्साइड D2O, जिसे हम भारी जल कहते हैं, उसका उपयोग परमाणु भट्टी में मंदक के रूप में किया जाता है। अब मंदक क्या, थोड़ा समझना। जब परमाणु भट्टी में जो यूरेनियम हमने डाला था उसका नाभिकीय विखंडन होगा, ये बहुत ही भारी आपके परमाणु है यूरेनियम, उसका जब नाभिकीय विखंडन होगा तो ये 2 छोटे छोटे नाभिकों में टूटेगा और 3 न्यूट्रॉन उत्सर्जित करेगा। ये जो 3 न्यूट्रॉन है आगे जाकर 3 नाभिकों का ऐसे विखंडन करेगा, फिर ये जो है ये ऐसे 3 का करेगा, ये फिर जाके ऐसे 3 का करेगा, ऐसे ऐसे करके खूब जो ये अभिक्रिया हो रही है परमाणु भट्टी में नाभिकीय विखंडन की, ये बहुत ही तीव्र गति से होने लगती है, बहुत ही तेज होने लगती है। और इस अभिक्रिया को धीमा करने के लिए भारी जल का उपयोग किया जाता है। थोड़ा सा बात समझना, हालांकि जब हम नाभिक पढ़ेंगे टॉपिक उसमें नाभिकीय विखंडन क्या होता है और नाभिकीय संलयन क्या होता है पूरा कंसेप्ट समझेंगे। लेकिन अभी सिर्फ हम ये बात ये कर रहे हैं कि परमाणु भट्टी में मंदक के रूप में हाइड्रोजन के समस्थानिक का ऑक्साइड जो D2O भारी जल है उसका उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि जो नाभिकीय विखंडन है वो अभिक्रिया समय के साथ बहुत ही तीव्र गति से बढ़ने लगती है, बहुत ही तेज। जो 3 न्यूट्रॉन होंगे वो आगे जाकर ऐसे करेंगे, फिर ये 3 ऐसे 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 बढ़ता रहेगा, तो बहुत ही तीव्र गति से अभिक्रिया होगी। और उस अभिक्रिया को धीमा करने के लिए हम क्या डालेंगे भाई? भारी जल D2O डालेंगे। बात समझ में आ गई क्या? चलिए बहुत अच्छी बात है, ये बात समझ में आ गई। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। 2 हमने उपयोग पढ़ लिए, एक तो यूरेनियम 235 का और एक भारी जल का। तीसरा आयोडीन का एक समस्थानिक आता है I131, इसका उपयोग आपके गेंगा, गलगंड, गाइटर रोग के उपचार में किया जाता है। इसका उपयोग 3 नाम है, गेंगा, गलगंड और गाइटर, एक ही है, 3 नाम दिए गए। इस रोग के उपचार में किया जाता है। ये रोग क्या होता है थोड़ा समझना। जब हमारे शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है तो जो हमारी थायराइड ग्रंथि है वो फूलकर बाहर की ओर लटकने लगती है, जिससे यहाँ पर ऐसी गांठ बन जाती है, और उसी को हम क्या बोलते हैं? गेंगा, गलगंड या गाइटर रोग। अगर ये हमें रोग हो गया तो इसके उपचार में हम क्या करेंगे? आयोडीन का जो समस्थानिक है I131 का उपयोग करेंगे। चलिए ये बात भी समझ में आ गई। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। कार्बन का जो समस्थानिक होता है C14, इसका उपयोग किया जाता है जीवाश्मों
जीवाश्मों की आयु का पता करने के लिए। जिसे हम कार्बन डेटिंग पद्धति भी कहते हैं। कार्बन डेटिंग पद्धति क्या होता है? कार्बन डेटिंग पद्धति पहले हम समझते हैं जीवाश्म क्या है। जीवाश्म बहुत वर्षों पहले धरती का उतल पुतल हो गया। धरती है, उसका जो जमीन है वो नीचे चली गई। जितने भी पेड़ पौधे हैं या जितने भी उसके ऊपर जो प्राकृतिक संपदा थी वो नीचे चली गई। और कुछ वर्षों के बाद हम सबको पता है कि जो धरती के गर्भ का जो ताप है वहां पे बहुत ही उच्च ताप है। ताप उच्च है और दाब भी क्या है? उच्च है। तो उच्च ताप व दाब के कारण वो जो नीचे पेड़ पौधे थे वो वापस क्या हुए? कोयला, आपके पेट्रोल, डीजल, ये सब प्राकृतिक गैसों के रूप प्राप्त हुए। इन्हें हम क्या कहते हैं? जीवाश्म कहते हैं। या थोड़ा समझ सकते हैं कि जैसे डायनासोर है, डायनासोर है वो धरती के उतल पुतल के बाद नीचे दब गया, तो अब उसके पुराने अवशेष मिल रहे हैं। तो जो अवशेष मिल रहे हैं उसे हम कहते हैं जीवाश्म। और उनकी आयु का पता लगाने के लिए कितने वर्ष पुराने हैं, उनकी आयु का पता लगाने के लिए हम कार्बन के समस्थानिक C14 का उपयोग करते हैं। और इस विधि को क्या बोलते हैं? कार्बन डेटिंग पद्धति। तो ये याद रखना, एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के लिए किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। आपको याद रखना है C14। और इस विधि को हम क्या कहते हैं? कार्बन डेटिंग पद्धति कहते हैं। चलिए ये बात समझ में आ गई। एक है कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 का उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। कैंसर क्या होता है भाई? वैसे हम सबको पता है कि जो हमारे शरीर की कोशिका है उनमें लगातार विभाजन हो रहा है और उसी विभाजन के कारण हमारे शरीर का विकास हो रहा है, हमारे शरीर में वृद्धि हो रही है। लेकिन कभी कभार किसी विशेष अंग की कोशिका में ये होने वाला विभाजन बहुत ही अधिक मात्रा में होने लगता है। बात को समझना, किसी विशेष अंग की कोशिका में होने वाला विभाजन बहुत ही अधिक मात्रा में होने लगता है, जिससे वह अंग सूजन, उस अंग में सूजन आ सकती है और इसी को हम साइंस की भाषा में कैंसर कहते हैं। और कैंसर के उपचार के लिए जो कोबाल्ट 60 है, कोबाल्ट का समस्थानिक है कोबाल्ट 60, उसका उपयोग हम करते हैं। इस बात को भी थोड़ा ध्यान रखना है। जब हम कोशिका पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे कोशिका विभाजन क्या होता है, लेकिन अभी इतना थोड़ा याद रख लो कि कैंसर क्या होता है। कोशिकाओं के विभाजन में बहुत ही तेजी से वृद्धि होना, इस बात को, या जो कोशिका का विभाजन है वो अनियंत्रित हो जाना, इस बात को समझ लेना। एक सोडियम का समस्थानिक आता है Na24, इसका उपयोग किया जाता है रक्त कैंसर जिसे हम बोलते हैं ल्यूकेमिया के उपचार में। क्या होता है रक्त कैंसर? ल्यूकेमिया। अब सबको पता है रक्त में 3 चीजें होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। इस रक्त कैंसर में जो डब्ल्यूबीसी है उनकी संख्या में बहुत ही कमी आती है, जिससे हमारे शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता है वो बहुत ही कम हो जाती है या लगभग खत्म हो जाती है। और इसको हम क्या कहते हैं? रक्त कैंसर ल्यूकेमिया कहते हैं। तो रक्त कैंसर ल्यूकेमिया के उपचार में आपके सोडियम 24 का उपयोग किया जाता है, Na24। तो ये हमने समस्थानिकों के उपयोग पढ़े और यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। 6 उपयोग आपको पढ़ने हैं। पहला, यूरेनियम का समस्थानिक 235, जिसका उपयोग परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में करते हैं। दूसरा, जो आपके हाइड्रोजन का समस्थानिक है ड्यूटेरियम, उसका ऑक्साइड D2O भारी जल का उपयोग परमाणु भट्टी में मंदक के रूप में करते हैं। तीसरा, आयोडीन 131 का उपयोग गेंगा, गाइटर या गलकंड रोग के उपचार में करते हैं। चौथा, आपकी C14 कार्बन 14 का उपयोग जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने में या कार्बन डेटिंग पद्धति जिसको हम बोलते हैं उसमें करते हैं। और आपके 5वां कोबाल्ट 60 का उपयोग कैंसर के उपचार में
और Na24 सोडियम 24 का उपयोग हम कहाँ पे करते हैं? रक्त कैंसर ल्यूकेमिया के उपचार में करते हैं। एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं एग्जाम की दृष्टि से। उसके बाद थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, आपने नोट कर लिया होगा, इसको एक बार रब कर रहा हूं। ये समस्थानिक पूरा हो गया। समस्थानिक थोड़ा बड़ा था क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाते हैं, और जब हम एक बार इस टॉपिक को पूरा कर लेते हैं तो हमारे दिमाग में ये होना चाहिए कि इस टॉपिक से हमारा कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसी के साथ हमें टॉपिक को तैयार करना है।